दोस्तों, मैं शशिभूषण तिवारी फिर हाजिर हूँ आपके सामने भौतिकी की इस नई क्लास में। पिछली क्लास में हम न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे और उसी क्रम में हम अंत में घिरनी पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आपने क्या सीखा पिछली क्लास में, इसको चेक कर लेते हैं एक बार एक प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, कल्पना करो कि एक भारहीन घिरनी है और इसके ऊपर से एक भारहीन रस्सी पास हो रही है, एक डोरी पास हो रही है और इस डोरी से लटकाए गए हैं कुछ ब्लॉक इस प्रकार से। ऑफ कोर्स ये दूसरी डोरी है ना, ये घिरनी यहाँ पे फिक्स है, घिरनी का कोई द्रव्यमान नहीं है, डोरी भी भारहीन है। यह द्रव्यमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान है, यह एक किलोग्राम है और यह इसे भी 2 किलोग्राम मान लेते हैं। इस निकाय को हमने स्वतंत्र छोड़ दिया। निश्चित रूप से त्वरण होगा ना। आपको मुझे बताना है कि इस डोरी में तनाव कितना होगा। दो द्रव्यमानों को आपस में जोड़ने वाली इस डोरी में तनाव का मान ज्ञात कीजिए जब इस निकाय को यहां से स्वतंत्र छोड़ दिया गया। आप इस घिरनी को ऐसे एक रस्सी से भी लटका सकते हैं, पर ठीक है, यहाँ पे पिन लगा है, चलेगा। तो बताइए कि इन दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने वाली इस रस्सी में तनाव का बल कितना है। कृपया वीडियो को रोक दीजिए, प्रश्न को खुद से हल करने का हर संभव प्रयास कीजिए। जहां तक त्वरण को ज्ञात करने का प्रश्न है, हम इस निकाय को अगर ऐसे देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे मन में ऐसा सोच सकते हैं। जहां तक त्वरण को ज्ञात करने का सवाल है, यह प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है। भाई मन में सोचें, यदि एक कागज के बक्से में इस चीज को बंद कर दिया जाए, आप देख ना पाए कि अंदर क्या है, तो आप क्या देखोगे कि ये कागज का बक्सा जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कागज का बक्सा, और ये यहां डोरी से बंधा है, ये यहां डोरी से बंधा है। इसके अंदर 2 ब्लॉक हैं, यह मैं आपको दिखाऊं तब तो पता चलेगा, अन्यथा कैसे पता चलेगा। तो त्वरण जहां तक लिखने का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से यह निकाय बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, मैंने एक सूत्र कहा था, वो सूत्र यदि याद है तो हम तत्परता से यहाँ पर त्वरण लिख सकते हैं। इस निकाय के पिंडों का त्वरण निश्चित रूप से परिमाण में बराबर है। ये एक अवितान्य डोरी है, एक ऐसी डोरी है जिसको खींचा नहीं जा सकता, जिसकी लंबाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ऐसी दशा में हम त्वरण को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि दोनों पिंडों का त्वरण परिमाण में बराबर होगा। हाँ, दिशाएं विपरीत होंगी। त्वरण का मान क्या लिखेंगे, आप सभी को याद है, त्वरण का मान होता है m1 माइनस m2g, 3 में 2 कम द्रव्यमानों का अंतर गुना जी का मान लिख रहा हूं 10, m1 माइनस m2g बाई m1 प्लस m2, द्रव्यमानों का योग। ये हो गया 2।
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है इस निकाय का। ठीक है, अब mg, क्षमा कीजिएगा, मैं इस चित्र में गलती से चला गया, इस चित्र पे आएंगे। प्रश्न में हमसे यह त्वरण नहीं पूछा गया है, यह तनाव नहीं पूछा गया है, हमसे इस डोरी का तनाव पूछा गया है। तो जब इस डोरी में तनाव को मुझे बताना है तो इसके लिए आवश्यक है कि मैं या तो सिर्फ इसकी गति का अध्ययन अलग से करूं या इसकी गति का अध्ययन अलग से करूं। अब त्वरण एक ज्ञात राशि है, सभी पिंड ये और ये उसी त्वरण से गतिशील है, परंतु प्रश्न में पूछा गया है कि डोरी में तनाव, इसका अर्थ ये हुआ ये डोरी इस पिंड के ऊपर कितना बल आरोपित कर रही है या यही डोरी इस पिंड के ऊपर कितना बल आरोपित कर रही है। तो ये जानने के लिए निहायत आवश्यक है कि या तो आप इस पिंड की कल्पना करें, इस पिंड की गति का अध्ययन अलग से करें, या इस पिंड की गति का अध्ययन अलग से करें। दोनों को जब तक हम समग्र रूप से एक देखेंगे तो उनके बीच जो आपस की अन्योन्य क्रिया है, जो बल है, वो बल प्रकाश में आएगा ही नहीं, किसी समीकरण में आएगा ही नहीं, तो हल प्राप्त कैसे होगा। तो त्वरण प्राप्त करने के लिए हमने इन दोनों पिंडों को एक ही मान लिया, 3 kg का, ठीक है, परंतु मुझे इस डोरी का तनाव जानना है। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के गति का विश्लेषण करने जा रहा हूं। यहां ध्यान देना, आप 1 किलोग्राम के पिंड के स्थान पर ऑफ कोर्स 2 किलोग्राम के पिंड को भी ले सकते हैं, परंतु उसमें इस रस्सी का तनाव भी आएगा जो हमें पहले से निकालना पड़ेगा। ये ज़्यादा सरल है, आप समझ जाएंगे। देखिए, 1 kg द्रव्यमान के पिंड के ऊपर गुरुत्वीय बल 1 × G 1 × 10 10 न्यूटन का है, और निश्चित रूप से ये डोरी का तनाव इसको ऊपर खींच रहा है। इस तनाव का मान मैं कुछ भी लिख लेता हूं, T0। तो ये डोरी इसको ऊपर खींच रही है। इस पिंड के ऊपर यही 2 बल आरोपित हो रहे हैं। इन दोनों बलों के रहते हुए इस पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की दिशा में, इन दोनों बलों के रहते हुए इस पिंड का त्वरण नीचे की दिशा में 2 है। तो इस पिंड के गति के लिए हम क्या समीकरण लिख सकते हैं? हम लिखेंगे गति की दिशा, त्वरण की दिशा में कुल परिणामी बल 10 माइनस T0 लिखेंगे हम, 10 माइनस T0। ये क्या है? इस पिंड के ऊपर गति की दिशा में, त्वरण की दिशा में लगने वाला कुल बल। इस बल का मान क्या होना चाहिए? इस पिंड का द्रव्यमान जो कि 1 किलोग्राम है गुना इसका त्वरण, त्वरण का मान 2 है, ये तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो यदि हम सिर्फ इस पिंड की गति का अध्ययन करते हैं, इस पर कुल परिणामी बल गति की दिशा में, त्वरण की दिशा में 10 घटाव T0 है, जिसका मान m × a लिखने पे हमें प्राप्त होता है T0 बराबर 8 न्यूटन। तो इस डोरी में तनाव का मान 8 न्यूटन है, ठीक है। और यदि इस डोरी में तनाव पूछा गया तो आप पुनः इसके गति का अध्ययन अलग से कर सकते हैं, इसके गति का अध्ययन अलग से कर सकते हैं, या आप में से बहुतों को सूत्र याद होगा 2m1m2g by m1 + m2, उससे आप ये तनाव लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के निकाय में जिसमें दोनों पिंड झूल रहे हैं घिरनी से, उनमें से एक पिंड को उठाकर मैं अब एक क्षैतिज समतल टेबल के ऊपर रख देता हूं। ध्यान दीजिए, अब हमारा निकाय देखने में कुछ ऐसा लगता है। ये एक क्षैतिज समतल टेबल है, इस पर यह पिंड है, यह है आपकी घिरनी जो यहाँ पे फिक्स है, और ये है दूसरा द्रव्यमान। कल्पना करो, ये m1 है, ये m2 है। वो जो टेबल है वो स्मूथ है, चिकना है। इस निकाय को इस स्थिति से छोड़ दिया। अब हमें ज्ञात करना है कि दोनों द्रव्यमानों का त्वरण क्या होगा। डोरी में
तनाव क्या होगा? बताइए, वीडियो को रोक दीजिए वीडियो को रोक दीजिए और बताइए कि डोरी में तनाव क्या है। दोनों निकायों, दोनों पिंडों का त्वरण क्या है? वीडियो को रोक दीजिए। देखिए पुनः यहां पे दो पिंड हैं, बीच में एक पुली है। ये पिंड जब तक हवा में था, मतलब लटक रहा था, तो इसकी गति भी ऊर्ध्व थी। आपने इसी को उठा के ऐसे क्षैतिज टेबल पर रख दिया है, उससे इन प्रिंसिपल, सिद्धांततः कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है प्रश्न में। प्रश्न मूलतः वही है, हल करने की प्रक्रिया वही है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह पिंड नीचे जाएगा और यह पिंड दाईं तरफ क्षैतिज टेबल के ऊपर गति करेगा। दोनों के त्वरण के परिमाण समान ही होंगे। घिरनी का उपयोग बेसिकली दोनों पिंडों की गति की दिशाओं को बदल देता है। दोनों एक ही दिशा में गति नहीं कर रहे हैं। बीच में एक घिरनी है, एक नीचे जा रहा है, एक क्षैतिज चल रहा है, परंतु दोनों के त्वरण के परिमाण तो बराबर है, क्योंकि दोनों एक अवितान्य डोरी से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी डोरी से जुड़े हुए हैं जिसकी लंबाई तो बदल नहीं सकती। यदि हम सिर्फ इस पिंड के गति का अध्ययन करें, तो इस पिंड के ऊपर दो ही बाहरी बल लग रहे हैं, एक M1G और एक डोरी का तनाव। इन दोनों बलों के रहते हुए यह पिंड नीचे की दिशा में A त्वरण से गति कर रहा है। इसलिए समीकरण क्या लिखेंगे बताइए? गति की दिशा में कुल बल M1G माइनस T, दिस मस्ट बी इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। यह है हमारा समीकरण संख्या 1। अब आते हैं इस दूसरे द्रव्यमान की तरफ। इस द्रव्यमान के ऊपर भी एक बल है T, एक है अभिलंब प्रतिक्रिया का बल और एक है M2G। अब आप देखिए, इस पिंड पर जो बल कार्यरत हैं, जो लग रहे हैं, वो सभी बल एक ही रेखा के अनुदिश नहीं है, अर्थात यह द्विविमीय स्थिति है, परंतु बड़ी सरल सी स्थिति है। सारे बल दो लंबवत दिशाओं के अनुदिश हैं। तो इस दिशा में इसको यदि y दिशा का नाम दें तो निश्चित रूप से पिंड की कोई गति है नहीं, वो टेबल पे सरक रहा है। तो टेबल के लंबवत दिशा में कोई गति नहीं होने का अर्थ हम यह निकालते हैं कि टेबल के लंबवत दिशा में पिंड पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 है। n M2G के बराबर है, निश्चित रूप से, कोई डाउट है ही नहीं। कोई n का मान पूछे तो M2G। अब बचा ये T। क्षैतिज दिशा में इस पिंड के ऊपर एकमात्र बल T है, यह एक असंतुलित बल है। क्षैतिज दिशा में इस पिंड के ऊपर एकमात्र बल T लग रहा है, जिस बल के प्रभाव में इस पिंड का त्वरण A। अर्थात हमें लिखना है T इज इक्वल टू M2 गुना A। T कुल बल है जो इस पिंड के ऊपर लग रहा है, और इसका मान हमें लिखना है M2 गुना A, निश्चित रूप से। इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल करें तो T और A के मान ज्ञात हो जाते हैं। हल करने की विधि भी बड़ी सरल है। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, तो ये T कैंसिल हो गया, बाईं तरफ बचा M1G और दाईं तरफ बचा M1A प्लस M2A। अर्थात ये हो गया त्वरण का मान। त्वरण के इस मान को इन दो में से किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें तो आपको तनाव का बल T ज्ञात हो जाता है। सबसे सरल तो दूसरा ही समीकरण है ना। A का मान यहां रखो, यही तो T है। तो T का मान क्या हुआ बताइए? M2 गुना A।
ये जो ए प्राप्त हुआ है इसको m2 से गुना कर दीजिए, तो m2 m1g बाय m1 प्लस m2, यही प्राप्त हुआ आपका तनाव। आशा करता हूं कि इस प्रश्न में किसी भी विद्यार्थी को रत्ती भर भी कोई डाउट नहीं है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं। इस बार ये जो ब्लॉक मैंने क्षैतिज टेबल पे रखा था, इस टेबल को थोड़ा झुका देते हैं, मतलब एक ऐसे नत तल के ऊपर ब्लॉक को रख देते हैं, इतना ही परिवर्तन करते हैं। देखते हैं क्या प्रश्न के हल करने में कोई खास परिवर्तन हुआ क्या। प्रश्न ऐसा है, ये डोरी भारहीन डोरी है, ये द्रव्यमान m1 है, ये m2 है और यह कोण थीटा है। ये एक फिक्स्ड नत्तल है, नत्तल कहीं गति नहीं करेगा, ये जो नत्तल है वो स्थिर रहेगा अपनी जगह पे। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न में, और कहीं कोई घर्षण नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्न में डिपेंड करता है m1 m2 का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, इसके आधार पर यह निर्णय लिया जा सकेगा कि गति की दिशा क्या होगी। बहरहाल चर्चा को सरल रखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि चलिए मान लीजिए कि m1 मास का, m1 द्रव्यमान जो है वो नीचे जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो दूसरा पिंड है ये इसी त्वरण से इस नत्तल के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये त्वरण का मान ज्ञात करना है, यह प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दें और खुद से हल करें। भाई लग जाओ सब काम में, खुद से हल करो। प्रश्न के हल करने की विधि बिल्कुल भी अभी तक की विधियों से अलग नहीं है, एकदम वही विधि है। देखिए इस पिंड की गति का यदि अध्ययन करेंगे तो इस पे दो बल है, m1g और t, और वो पिंड नीचे की दिशा में त्वरित है। तो उसके लिए हम समीकरण लिखेंगे m1g माइनस टी बराबर m1a। m1g माइनस टी कुल बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये सरल सी बात हो गई। दूसरा, यह पिंड, इस पिंड को ध्यानपूर्वक देखें तो इस पर तीन बल कार्यरत है। एक गुरुत्वाकर्षण का बल जो हमेशा ऊर्ध्व है, ये डोरी का तनाव बल, और इस नत्तल के अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। इस पिंड पर कुल मिलाकर तीन बल है। यह द्विविमीय स्थिति है, सभी बल एक सरल रेखा पर नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने कहीं भूतकाल में भी कहा था कि जो गति की दिशा है, जो त्वरण की दिशा है, उसको आप एक्स अक्ष मान लीजिए। तो ये जो त्वरण की दिशा है, नत्तल की दिशा, अनुदिश, इसको एक्स मान लीजिए, इसके लंबवत दिशा को वाई मान लीजिए, और सभी बलों को एक्स और वाई दिशाओं में वियोजित कर दीजिए, बांट दीजिए। ये एक्स और वाई एक तरह से हमारे पसंद की दो दिशाएं हैं, और आपको ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी समीकरण को लिखने के पहले आप सभी बलों को एक्स और वाई दिशाओं में बांट दें। तो देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया का जो बल है वो ऑलरेडी पहले से वाई अक्ष की दिशा में है, कुछ नहीं करना। ये जो टी है तनाव का बल, ये ऑलरेडी एक्स अक्ष की दिशा में है, कुछ नहीं करना। ये है विलेन,
न एक्स अक्ष की दिशा में न वाई अक्ष की दिशा में। ये जो बल है ना, इसको ही प्रतिस्थापित करना, इसको रिप्लेस करना, इसको हटाना है। इसकी जगह पे दो बल रखने हैं, एक्स और वाई दिशाओं में। और मैंने आप सभी से कभी रिक्वेस्ट भी किया था कि इसके घटक जो है वो हो सके तो याद कर लो। इस दिशा में इसका घटक क्या होता है बताओ? कॉस थीटा। और इस दिशा में इसका घटक होता है साइन थीटा। जल्दी से दिखा दूं, ऐसी परिस्थिति है, या थीटा है 90 माइनस थीटा और ये थीटा है ना भाई। ये कौन थीटा है? ये 90 घटाओ थीटा है और ये थीटा। तो एक सदिश जब किसी दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है तो उस दिशा में उसका घटक कॉस थीटा के गुणन से प्राप्त होता है। तो m2g कॉस थीटा और दूसरी लंबवत दिशा में m2g साइन थीटा। इस बात का अर्थ ये होता है कि अब हम इस बल को भूल जाएंगे। भूल गए? इसके स्थान पर दो बल रख लेंगे। कौन कौन से? m2g कॉस थीटा और m2g साइन थीटा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इस पिंड पर चार बल लग रहे हैं। अरे चार चार आठ हो गए थे भाई, चार बल लग रहे हैं। कौन कौन से चार बल हैं बताओ जरा? n, m2g कॉस थीटा, t और m2g साइन थीटा, ये चार बल लग रहे हैं। y अक्ष की दिशा में कोई गति दिखती है तुम्हें? दिख रही है क्या कोई गति? नहीं दिख रही है। y अक्ष की दिशा में पिंड की कोई गति नहीं है, इसलिए y अक्ष की दिशा में दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। n का मान, इसको बल्कि मैं n का मान m2g cos थीटा के बराबर है। यदि कोई आपसे अविलंब प्रतिक्रिया का मान पूछे तो यह समीकरण महत्वपूर्ण है। आगे चलकर जब हम घर्षण की पढ़ाई पढ़ेंगे तो भी आप देखेंगे कि यह समीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर्षण का बल n पर निर्भर करता है। पर बहरहाल अभी जो प्रश्न है उसमें इसकी कोई उपयोगिता है नहीं। जो अगला समीकरण हम गति की दिशा में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बताइए मुझे? सबको खुद से सोचना है। मुझे प्रश्न हल करते हुए देखने से आपको प्रश्न हल करना नहीं आएगा, खुद करना है। गति की दिशा में कुल बल T माइनस m2g साइन थीटा, ये कुल बल है गति की दिशा में। इसका मान कितना होना चाहिए? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए जिसमें दो अज्ञात राशियां हैं T और A। दोनों को हल करेंगे तो T और A प्राप्त हो जाएंगे। पुनः हल बड़ा सरल है, दोनों को जोड़ दें तो देखिए ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल, यहाँ बचा m1g, यहाँ बचा m2g साइन थीटा। तो बाईं तरफ हो गया ऐसा और दाहिनी तरफ जोड़ा है अपने m1a m2a। ये प्राप्त हो गया आपको त्वरण। तो त्वरण का मान हो गया m1 माइनस m2 साइन थीटा ओहो गुणा g बटा m1 प्लस m2। तनाव ज्ञात करना है तो त्वरण के इस मान को समीकरण 1 या 2 में रखो और खुद से हल करो तो तनाव ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह प्रश्न सभी की समझ में आया। मान लो किसी प्रश्न में m2 साइन थीटा का मान m2 साइन थीटा का मान m1 से बड़ा है तो त्वरण तो ऋणात्मक आ जाएगा ना। यदि यह राशि इस राशि से बड़ी हुई तो त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका यह अर्थ हुआ कि यह द्रव्यमान काफी भारी है और त्वरण की ये जो दिशा हमने ली है ये गलत है। वो यदि यह राशि इससे बड़ी है तो इसका यह अर्थ हुआ कि ये नीचे जा रहा है त्वरण से, ये ऊपर जा रहा है। उत्तर यदि तुम्हें प्राप्त हुआ a बराबर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो काटो मत, सही है उत्तर। लिखना पड़ेगा कि त्वरण तो 2 है लेकिन उसकी दिशा ये है, हमने जो दिशा ली है वो गलत है, उसके विपरीत।
ठीक, वेरी गुड। अब बताइए, ये पुनः एक द्रव्यमानहीन घिरणी है और ये दो द्रव्यमान एक डोरी के माध्यम से इसके ऊपर लटकाए गए। ठीक, बिल्कुल सरल सी बात। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस डोरी में तनाव बताओ। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न में इस डोरी में तनाव ज्ञात करना है। घिरनी को भी मान लो एक डोरी से ही लटकाया गया है, जैसा कि दिख रहा है। तो जो ऊपर वाली डोरी है उसमें तनाव बताना है। घिरनी स्वयं द्रव्यमानहीन है और सारी डोरियां द्रव्यमानहीन है। कोई उपाय सोच सकते हो? सोचा क्या? रोको वीडियो, सोचो। चलो, इस निकाय में हम इन दोनों पिंडों का त्वरण लिख सकते हैं। इस डोरी में जो तनाव है इसको भी लिख सकते हैं। इसके लिए भी सूत्र बनाया था पिछली क्लास में हमने। तो तनाव का सूत्र ये था कि यदि भूल गए हो तो फिर लिख रहा हूं। ऐसा M1 2, M2 1, G का मान 10, M1 M2 2 1। तो ये है 40/3 न्यूटन। ठीक, ये इस डोरी में तनाव। अब ध्यान से देखना, ये जो डोरी है इन दोनों द्रव्यमानों को निश्चित रूप से ऊपर खींच रही है, परंतु जब बात इस घिरणी की आती है तो इस घिरणी को यही डोरी दोनों तरफ टी बल से नीचे खींच रही है। ध्यान दीजिए, यदि यहां पे एक फंदा लटका दे मेरे गले में और खींचें तो जितने बल से आप खींचेंगे ये बल मैं इधर भी अनुभव करूंगा, इधर भी। अगर आप F बल से खींचेंगे डोरी के दोनों सिरों को तो F बल यहां और F बल यहां, मेरे ऊपर 2F बल लगेगा। अरे तकलीफ तो मुझे होगी ना भाई, लेकिन होगी। वैसी स्थिति यहां है। ये जो पुली है ये मेरे गर्दन की तरह है। इस पे डोरी दोनों तरफ से इसको टी बल से नीचे खींच रही है। तो बिकॉज मुझसे पूछा गया है कि इस डोरी में तनाव बताओ, तो उस क्वेश्चन को मैंने रिफ्रेश किया, एक अन्य भाषा में कहा जो भौतिकी से ज्यादा तालमेल रखती हो। जो प्रश्न मुझसे पूछा गया उसको मैं ऐसे बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि ये जो डोरी है ये इस घिरणी पे कितना बल लगा रही है ये ज्ञात करना है। ये डोरी छत पे कितना बल लगा रही है ये भी ज्ञात कर सकते हैं, पर छत के बारे में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। छत किन किन दीवारों पे टिकी है, दीवार कैसे है, सब तो कुछ पता नहीं है। तो छत के बारे में सोचना बेवकूफी होगी। घिरणी के बारे में सोचिए, घिरणी पर डोरी कितना बल लगा रही है ये सोचिए। सोचिए सोचिए सोचिए। अभी भी रुक के सोचना चाहते हैं तो वीडियो बंद कीजिए, सोचिए, खुद सोचिए, खुद सोचिए, खुद सोचिए। ये जो घिरणी है इस घिरणी के ऊपर एक टीबल, दूसरा टीबल, घिरणी का कोई द्रव्यमान है नहीं, और ये डोरी का तनाव T0। घिरणी पे 3 बल है और घिरणी का द्रव्यमान क्या है? 0। त्वरण भी 0 है। फैक्ट है कि त्वरण अगर हो भी ऐसी परिस्थिति में ये द्रव्यमानहीन घिरणी है। द्रव्यमानहीन कोई पिंड हो ना तो उस पर बल हो ही नहीं सकता ना भाई। F बराबर ma, m अगर 0 है, त्वरण कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? F तो 0 ही होगा। तो ये द्रव्यमानहीन घिरणी है और इसका तो त्वरण भी 0 है, m गुना a 0 है। इस घिरणी पर कुल बल 0 है। ये तभी संभव है जब T0 का मान 2T के बराबर है। 2T मतलब ये जो डोरी में तनाव था ना इसका दूना।
इस डोरी में जो तनाव था इसका दुगना। तो ये टी और टी जुड़ करके ये टी नॉट। जितने बल से तुम घिरनी को नीचे खींच रहे हो उतने ही बल से कोई घिरनी को ऊपर खींच रहा है, तब तो घिरनी वहीं टिकी हुई। तो टी नॉट 2t के बराबर है, और t का मान तुम निकाल चुके हो, इसको दुगना कर दो। ठीक है, आशा करता हूं कि ये बात सबकी समझ में निश्चित रूप से आई। एक थोड़ा कठिन सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, बताइए। ये घिरनी है जो यहां पे फिक्स है, एक कील लगा है, और इस पर से एक डोरी ऐसे पास हो रही है। ये सिरा दीवार से बंधा है, इस सिरे पे एक m द्रव्यमान बंधा है। घिरनी पुनः द्रव्यमानहीन है, ऐसा मान लो। घिरनी का कोई भार नहीं, कोई द्रव्यमान नहीं। अब आपको बताना है कि घिरनी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए जो सपोर्ट लगा है, सपोर्ट मतलब ये पिन जो लगा है, या चलो ऐसा एक सपोर्ट बना देते हैं। ये एक रॉड है जो यहाँ पे वेल्डिंग की हुई है, ऐसा सोच लो। तो ये जो सपोर्ट लगा है घिरनी को अपनी जगह पर रोक के रखने के लिए, यह सपोर्ट घिरनी पर कितना बल लगा रहा है? घिरनी को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए जो टेक है, जो सपोर्ट है, वह टेक घिरनी पर कितना बल लगा रहा है, यह प्रश्न है। सपोर्ट घिरनी पर कितना बल लगा रहा है, यह आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बताइए। सपोर्ट गिरने पर कितना बल लगा रहा है? पुनः यदि हम घिरनी के ऊपर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि ये जो डोरी है घिरनी पर दो जगहों पे बल लगा रही है। एक, ये डोरी घिरनी को ऐसे खींच रही है, दूसरा ऐसे खींच रही है। घिरनी किसी भी डोरी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है जी, वो धकेल नहीं सकती, हमेशा खींचती और अपनी ओर खींचती है। मतलब ये डोरी जो है घिरनी पे ऐसा बल नहीं लगा सकती, वो अपने लंबाई के अनुरूप से उसको खींचेगी। तो डोरी घिरनी को नीचे खींच रही है और ये डोरी घिरनी को इधर खींच रही है। टी का मान कितना है बता सकते हो? ठीक सुना मैंने, mg। क्यों? क्योंकि यदि इसके संतुलन का अध्ययन करें तो mg टी के बराबर होगा। यहां कोई चीज चल तो सकती नहीं, असंभव। जो निकाय आपको दिया गया है इसमें गति तो संभव है ही नहीं। तो जो ब्लॉक दिया है वो अपने संतुलन की दशा में है, वो कहीं गतिशील नहीं है, तो उस पर लगने वाला कुल बल शून्य है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टी का मान शून्य है, सॉरी क्षमा करें, टी का मान mg के बराबर है। अब यदि हम अपनी इस घिरनी को अपना निकाय माने और इस पे लगने वाले बलों को दर्शाएं, तो ये बल कुछ ऐसे, दो बल जो रस्सी लगा रही है, दोनों टी का मान mg के बराबर है। इन दो टी का सदिश योग, इन दोनों बलों का योग कर रहा हूं, देखिए सदिश योग। ये अगर चित्र मैं अलग से बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं ना भाई, ये एक टी बल है, ये एक टी बल है, इन दोनों का सदिश योग ये सभी समझते हैं कि √2t होगा।
वही दिखा रहा हूं यहां पे। इन दोनों सदिशों का योग √2t है। डोरी जो घिरणी पे बल लगा रही है वो 2t है, एक स्पर्श रेखीय क्षैतिज, एक स्पर्श रेखीय ऊर्ध्व। तो t और t दो लंबवत बल हैं, इनका सदिश योग √2t। दिशा ऐसी है। ये सब लोग समझने लगे अब। तो यदि इस घिरणी पे सिर्फ डोरी ही बल लगा रही है, यदि इस घिरणी पे सिर्फ डोरी ही बल लगा रही है, तो घिरणी पे एक परिणामी बल हो गया √2t। तो घिरणी इस परिणामी बल के होते हुए स्थिर कैसे हो सकती है? स्थिर है मतलब कोई ना कोई ऐसा कारक है, कोई तो है जो इस बल को संतुलित कर देता है। कौन है वो? कौन है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहां दिखा? अरे वो जो कील लगा, वो जो सपोर्ट लगा, वही तो है ना जो घिरनी पे बल लगा सकता है। और कोई है क्या? कोई नहीं है। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट निश्चित रूप से ऐसा बल लगा रहा है, एफ सपोर्ट। कैसा बल लगा रहा है? ये जो √2t है ना, इसके ठीक विपरीत और उसके परिमाण के बराबर। ये घिरणी पर रस्सी ने बल लगाया, t और t, इन दोनों t को हमने जोड़ दिया √2t। अब ये जो यहां पिन लगा है या जो छड़ लगी है, जो भी लगी है, ये एक ऐसा बल लगा रही है घिरणी के ऊपर जिससे कि घिरणी पर कुल बल शून्य हो जाए। कैसे संभव है? ये दोनों t को जोड़ के हमने ये √2t बना लिया। अब इतना ही बड़ा एक विपरीत बल हो तो कुल शून्य हो जाएगा ना। इससे हम समझे कि ये जो सपोर्ट का बल है ये ठीक ठीक √2t के बराबर है। उसकी दिशा इस √2t के विपरीत, मतलब 36 से 45 के कोण पे। समझ में आई बात? तो सपोर्ट का जो बल हुआ ना, वो √2t के बराबर हो गया, √2mg के बराबर हो गया। ऐसा थोड़ी देर रुक करके फिर से सोचो थोड़ा सा सोचो कि क्या किया गया। लेकिन इस प्रश्न को अच्छे से समझ जरूर लो। चलो समझो थोड़ी देर। एक और प्रश्न करते हैं। और यह प्रश्न नत्तल के ऊपर करते हैं। पिछली क्लास में हमने नत्तल के ऊपर भी कुछ प्रश्न किए थे, वो आपको याद है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। चलिए, ये एक चिकना नत्तल है जो 36 से 30 डिग्री के कोण पे है। चिकना, स्मूथ, कोई घर्षण नहीं। 2 kg के एक ब्लॉक को इस नत्तल पर किसी ऊंचे बिंदु से छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया। यहां से इसके जड़ की दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर। यहां से छोड़ने के कितनी देर के पश्चात यह ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, जड़ तक पहुंच जाएगा। इसको यदि मैंने यहां टाइम 0 पर छोड़ा तो कितने समय के पश्चात यह जड़ पे पहुंच जाएगा? टी का मान क्या होगा? कितना समय लगेगा हमारे इस ब्लॉक को इस नत्तल पर फिसलते हुए यहां से यहां पहुंचने में? हल कीजिए, या अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि एक चिकने नत्तल के ऊपर यदि एक ब्लॉक को हम फिसलने के लिए छोड़ते हैं तो उसका त्वरण g sin थीटा ही होता है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस ब्लॉक के ऊपर 2 बल हैं, n और mg।
गति की दिशा को यदि हम x अक्ष मान लें और इसके लंबवत दिशा को y, नत तल को x, उसके लंबवत दिशा को y, तो यह n नाम का बल पहले से ही y दिशा में। हमें mg के घटक करने की आवश्यकता है और mg के जो दो घटक होते हैं वो mg साइन थीटा इधर और mg कॉस थीटा इधर होते हैं यदि इस नत तल का क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा है। क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है। mg का घटक इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। यह ब्लॉक निश्चित रूप से ऐसे x अक्ष पे चल रहा है, y अक्ष की दिशा में इसकी कोई गति हो ही नहीं सकती। तो जब y अक्ष की दिशा में इसकी कोई गति नहीं है, इसका अर्थ है y अक्ष की दिशा में इस पर कोई बल नहीं है। y अक्ष की दिशा में इस पर शून्य बल तभी प्राप्त होगा जब n mg cos थीटा के बराबर हो। तो n और mg cos थीटा आपस में बराबर है, उनको भूल जाइए, ठीक है, वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब ये एक असंतुलित बल है और इस बल की वजह से इसका एक त्वरण है। तो x अक्ष की दिशा में जो त्वरण है वो कैसे ज्ञात होगा? बड़ा ही सिंपल, यही तो बल है, बल बटा द्रव्यमान त्वरण है। एकमात्र तो बल है mg साइन थीटा, इसको m द्रव्यमान से भाग कर दीजिए, क्या मिला? g साइन थीटा। तो सीधा सीधा त्वरण जो है वो g साइन थीटा आपको प्राप्त हो गया, है कि नहीं? तो इसी पर आधारित यह प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। यहां ध्यान देने की बात है कि इस स्थिति में जो पिंड का त्वरण है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। m का तो कोई रोल ही नहीं है, m तो कैंसिल हो गया। तो ये 2 kg का पिंड है कि 20 kg का कि 18 kg का, इससे कोई मतलब नहीं। त्वरण तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये जो त्वरण है, इस प्रश्न में त्वरण का मान कितना होगा? g साइन थीटा। g मतलब 10, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, आधा, तो ये 5 हो गया। तो कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि इस पिंड को यहां से छोड़ा, ये 5 के त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, सीधी रेखा पे चलता है। तो 4 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये तो प्रश्न है भाई। ये पिंड को छोड़ा, इसका प्रारंभिक वेग 0, ये 5 के त्वरण से चला और 4 मीटर की दूरी चलने में इसको कितना समय लगेगा, कैसे पता करेंगे? काइनेमैटिक्स के पाठ में जो समीकरण पढ़ा था उसका उपयोग करेंगे। ये समीकरण पढ़ा था ना भाई, इसका उपयोग करें, कर लें क्या? पता नहीं क्या लिख दिया, कुछ भी। इस समीकरण के उपयोग से कहां मजा आएगा। इसके स्थान पर ये वाला समीकरण उपयोग करें। यहां समय का जिक्र हो रहा है, कितने समय में पिंड 4 मीटर का विस्थापन कर लेगा। तो इस समीकरण से पूछते हैं कि x का मान 4 मीटर होने में कितना समय लगेगा। u का मान 0 है, त्वरण 5 है, t ज्ञात करना है। तो बेटा यहां से t प्राप्त हो गया ना आपको, कितने समय में यह पिंड 4 मीटर का विस्थापन प्राप्त कर लेगा। तो इस समीकरण का अगर हम हल करेंगे तो t का मान प्राप्त हुआ 8/5 का वर्गमूल, इतने सेकंड। इतने सेकंड में यह कण ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम एक अन्य प्रमुख बल को अपने डिस्कशन में लेकर आएंगे, जिसका नाम है घर्षण। और घर्षण पर आधारित प्रश्न कई बार बड़े ट्रिकी, कठिन हो सकते हैं, लेकिन मज़ेदार भी हो सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं और पढ़ेंगे हम घर्षण। हो सके तो खुद से एक बार पढ़ के आना भाई, है कि नहीं? चलो मिलते हैं अगली क्लास में।